साथियों, आप सभी का विजय प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर के अंतर्गत 18 नवंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में बात करेंगे। तो बिरसा मुंडा के संबंध में जो भी चीज़ें हम बात करेंगे, यह आपके मुख्य परीक्षा के जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 1 के तहत स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनके योगदान के अंतर्गत आ जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि हम लोग बिरसा मुंडा की चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि 15 नवंबर को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का जो है इसको जयंती के रूप में, इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और 15 नवंबर 2000 को ही इनकी जयंती के अवसर पर ही झारखंड राज्य का गठन किया गया था। अब हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में देख लेते हैं। तो बिरसा मुंडा जो है एक लोकनायक और मुंडा जनजाति के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन बिहार और झारखंड क्षेत्र में, उस समय झारखंड जो है बिहार के अंतर्गत आता था और ये पूरा आपका बंगाल के अंतर्गत आता था। तो बिहार और झारखंड क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व किया और इन्हें धरती आबा या जगत पिता के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्हीं संबंधित एक शब्द आता है बिरसाइत। तो कई बार पूछा जा सकता है कि बिरसाइत क्या होता है। तो उलगुलान के नेतृत्वकर्ता, मतलब ये जो आंदोलन था बिरसा मुंडा आंदोलन या जो बिरसा आंदोलन होता है या मुंडा आंदोलन जो होता है विद्रोह, इसे ही उलगुलान आंदोलन भी कहते हैं। तो उलगुलान के नेतृत्वकर्ता जननायक बिरसा मुंडा को झारखंड सहित छत्तीसगढ़ के लोग जो है ये भगवान की तरह पूजते हैं। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज में सुधार करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने लोगों से जादू टोने में विश्वास न करने और इसके बजाय प्रार्थना करने पर जोर दिया तथा शराब से दूर रहने, ईश्वर में विश्वास रखने और सही आचरण का पालन करने का आग्रह किया। इसी आधार पर इन्होंने बिरसा धर्म की शुरुआत की और इस धर्म के अनुयायियों को बिरसाइत कहा गया। तो बिरसाइत क्या है? तो ये बिरसा मुंडा के द्वारा जो बिरसा धर्म इसको शुरुआत किया जाता है, इसके जो अनुयायी होते हैं इन्हें ही बिरसाइत कहा जाता है। इनकी कुछ अन्य उपलब्धियों की बात करें तो बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन, जिसे मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, जो कि आपका 1895 से 1901 तक चलता है, इसको आरंभ किया। इस उलगुलान आंदोलन या मुंडा विद्रोह को महान विद्रोह, द ग्रेट थमलेट भी कहा जाता है। इसके अलावा आदिवासी इस आंदोलन में हुआ क्या था? तो आदिवासियों के शोषण और भेदभाव के खिलाफ उनका संघर्ष जो था वो ब्रिटिश सरकार पर बहुत भारी पड़ा और इन्हीं के संघर्षों का नतीजा था कि इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा आदिवासी लोगों से गैर आदिवासियों के लिए भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर दिया गया। और एक शब्द और याद रहेगा कि ये लोग जो सामूहिक खेती करते थे, तो चूंकि सामूहिक खेती की जो इनकी परंपरा थी उसी को ही अंग्रेजों के द्वारा जो है उसमें हस्तक्षेप किया गया था, जिसके फलस्वरूप इन्होंने विद्रोह किया था। तो सामूहिक खेती का जो प्रचलन था इस यहाँ पर, उसे खूंट कट्टी भी कहा जाता था। मतलब उसका जो एक उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है खूंट कट्टी। इसके अलावा मुंडा विद्रोह को सरदारी लड़ाई भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला है संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गोल्डन वीजा हेतु पात्रता मानदंड में विस्तार किया गया है। तो यह जो आपका टॉपिक है जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत 2 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला जो पोर्शन है इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें आ जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पेशेवरों, विशिष्ट डिग्री धारकों और अन्य लोगों के लिए गोल्डन वीजा प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा वर्ष 2018 में पहली बार दीर्घकालिक वीजा योजना की घोषणा की गई थी। अब हम लोग बात करते हैं गोल्डन कार्ड स्थायी निवास योजना के बारे में। तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा विश्व के समृद्ध व्यक्तियों और असाधारण प्रतिभाओं को लुभाने के लिए गोल्डन कार्ड स्थायी निवास योजना या इंग्लिश में कहें तो गोल्डन कार्ड परमानेंट रेजिडेंसी स्कीम आरंभ की गई। ये जो गोल्डन कार्ड वीज़ा है इसकी श्रेणियों को देखते हैं। तो किन किन श्रेणियों में वीज़ा दिया जाएगा और कितने वर्षों के लिए? तो सामान्य निवेशकों को, जो इन्वेस्टर होंगे, जो सामान्य इन्वेस्टर होंगे, उनको 10 वर्ष का यहाँ पे स्थायी निवास वीज़ा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा रियल इस्टेट निवेशक जो होंगे उन्हें 5 वर्षीय वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं या प्रदान किया जाएगा। और एंटरप्रेन्योर्स और प्रतिभावान पेशेवर जैसे डॉक्टर हैं, रिसर्चर्स और इनोवेटर्स को 10 वर्ष की वीज़ा मिल सकता है। इसके अलावा उत्कृष्ट छात्रों को भी 5 साल के स्थायी निवास वीज़ा की अनुमति दी जाएगी। आगे चलते हैं। आगे बात कर लेते हैं ट्रिस्टन दा कून्हा के बारे में। तो ट्रिस्टन दा कून्हा जो है ये अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है, या कह सकते हैं द्वीपों की एक श्रृंखला है, जिसमें लगभग 300 निवासी
वहाँ पे निवास करते हैं। और यह जो है दक्षिण अटलांटिक में, अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक में जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ उसके करीब में यह स्थित है। और यह दक्षिण अटलांटिक में लंदन से 6,000 मील की दूरी पर द्वीपों की एक छोटी श्रृंखला है। और द्वीपों के आसपास के पानी को दुनिया के सबसे रिच या कहें दुनिया के रिचेस्ट में से माना जाता है। और यह ब्रिटेन का पार समुद्री क्षेत्र, मतलब इस पे जो अधिकार है किसका है, ब्रिटेन का है। तो यह चर्चा में इसलिए है कि इसे हाल ही में अटलांटिक महासागर में 6,87,000 वर्ग किलोमीटर का सबसे बड़ा पूरी तरह से संरक्षित समुद्री भंडार घोषित किया गया था। इसको हम लोग मैप में भी देख लेते हैं। तो ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये अटलांटिक ओशियन का, दक्षिण अटलांटिक ओशियन वाला पोर्शन है। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो ये आपका टिसंटा डू या द कुन्हा है। ये आगे चलते हैं, प्यूर्टो रिको के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि 10 वर्षों में तीसरी बार अमेरिका के प्यूर्टो रिको क्षेत्र में राज्य का दर्जा दिए जाने के पक्ष में मतदान किया गया है। प्यूर्टो रिको जो है ये कैरेबियन सागर में स्थित एक स्पेनिश भाषी द्वीप, मतलब यहाँ के जो निवासी हैं वो स्पेनिश भाषा बोलते हैं। कैरेबियन सी में यह स्थित है। 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा खोज किए जाने के बाद से प्यूर्टो रिको जो है 4 शताब्दियों तक स्पेनिश साम्राज्य का हिस्सा था। और वर्ष 1898 में अमेरिका के द्वारा इसका राज्यहरण कर लिया गया, मतलब इस पर अधिकार कर लिया गया। वर्ष 1917 में प्यूर्टो रिको के निवासियों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान की गई थी, लेकिन इस द्वीप को कभी भी पूर्ण राज्य नहीं बनाया गया था। और गुआम, उत्तरी मरियाना द्वीप समूह, अमेरिकी समूह और अमेरिका यूएस वर्जिन द्वीप समूह सहित एक अमेरिकी क्षेत्र ये बना हुआ है। आगे इसको थोड़ा सा मैप में देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है। यहाँ पे यूएसए है, ये मैक्सिको है और यहाँ पर इस साइड आपका पैसिफिक ओशन है, इधर आपका अटलांटिक ओशन है। और यहीं पे आपका ये अटलांटिक ओशन का ही भाग है, कैरिबियन सी। और यहीं पे ये प्यूर्टो रिको है, प्यूर्टो रिको जिसकी राजधानी सैन जॉन है। आगे चलते हैं, अगला है समय पर जांच पूरी न होने पर अभियुक्त को जमानत का अधिकार, या एक्यूज्ड कैन गेट बेल इफ प्रोब इज नॉट ओवर इन टाइम। तो यह जो टॉपिक है आपका जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तत्व तथा संस्थान प्रदत्त पॉलिटी के अंतर्गत आ जाएगा। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में एक फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार यदि जांच एजेंसी द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी नहीं की जाती है, तो जांच पूरी नहीं किए जाने पर किसी अभियुक्त को उसके खिलाफ किसी भी दर्जे का, मतलब किसी भी कैटेगरी का यदि मामला होने के बावजूद डिफ़ॉल्ट या कहें अनिवार्य जमानत प्रदान की जानी चाहिए। मतलब यदि एक टाइम बाउंड में यदि जांच पूरी नहीं होती है तो उसके आधार पर क्या जो अभियुक्त है उसको जमानत दी जाएगी। और ये जो जमानत कहलाती है ये अनिवार्य जमानत या डिफ़ॉल्ट जमानत कहलाती है। अब जो प्रावधान है इसके लिए उसको देख लेते हैं। तो इसमें प्रावधान यह है कि जांच एजेंसी समय पर जांच पूरी करने में विफल रहती है तो अभियुक्त के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के 2 के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत का आलोप्य अधिकार, आलोप्य मतलब जिसका लोप नहीं किया जा सकता है, मतलब यह जो डिफ़ॉल्ट जमानत है यह देना अनिवार्य है, यह अधिकार प्राप्त होता है। धारा 167 के तहत किसी अभियुक्त को मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 साल से अधिक की सजा हो वाले अपराध के लिए अधिकतम 90 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। इसके अलावा किसी अन्य अपराध, मतलब इन अपराधों के अलावा किसी अन्य अपराध से संबंधित जांच के मामले में अभियुक्त को अधिकतम 60 दिनों की हिरासत में रखा जा सकता है। इतने में जांच रिपोर्ट नहीं आती है तो इन्हें जमानत दे दी जाएगी। इसके अलावा मजिस्ट्रेटों के लिए अभियुक्तों को, विशेष रूप से गरीब तबके के लोगों को, अनिवार्य रूप से डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन करने संबंधी उनके वैधानिक अधिकार के बारे में सूचित करना होगा, क्योंकि जो गरीब तबका होता है उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता, वो लंबे समय तक बिना जमानत के जेलों में बंद रहते हैं। आगे बात कर लेते हैं जेलों में विचारणाधीन या अंडर ट्रायल मामलों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण है। तो इसमें सबसे पहला कारण है अत्यधिक बोझ से दबी हुई जो न्यायपालिका है, ये न्याय में देरी का एक सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा पुलिस और जेल अधिकारी जो होते हैं अक्सर अपनी भूमिकाओं को पूरा करने में विफल रहते हैं, जिस कारण मामलों की सुनवाई में देरी होती है, मतलब जांच प्रक्रिया धीरे होती है। इससे जो
आगे की कार्यवाही होती है वो भी विलंबित होती है और जो अभियुक्त होता है उसे जमानत नहीं मिल पाती है। इसके अलावा अधिकांश विचारणाधीन मामले वंचित सामाजिक समूहों से होते हैं। कई सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि 50 से 55% अभियोगाधीन मतलब जो अंडर ट्रायल मामले हैं ये अल्पसंख्यक समुदाय और दलित वर्गों से संबंधित होते हैं। और संसाधनों की कमी के कारण ये जो वर्ग है ये अपने लिए वकीलों की तलाश नहीं कर पाते हैं तथा पुलिस और जेल अधिकारियों का रवैया जो होता है इनके प्रति एक प्रकार से शत्रुतापूर्ण होता है और ये शायद ही उनकी कभी मदद करते हों। हालांकि 1980 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कैदियों को जीवन और स्वतंत्रता के उनके मूल अधिकार के रूप में निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार दिया गया है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं जन्म मृत्यु सांख्यिकी रिपोर्ट 2018 के बारे में। तो यह जो टॉपिक है यह आपका जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 1 के तहत सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत आ जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हाल ही में भारत के महापंजीयक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत की जन्म मृत्यु सांख्यिकी रिपोर्ट 2018 जारी की गई है। इंग्लिश में कहें तो 2018 रिपोर्ट ऑन विटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इस रिपोर्ट में देश के विभिन्न राज्यों के लिंगानुपात पर प्रकाश डाला गया है। अब ये थोड़ा सा लिंगानुपात के बारे में बात करें कि लिंगानुपात क्या होता है। तो जन्म के समय जो लिंगानुपात होता है ये प्रति 1000 पुरुषों या प्रति 1000 बालकों पर पैदा होने वाले बालिकाओं या महिलाओं की संख्या होती है। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार यदि आप बड़े राज्यों के तौर पर देखेंगे तो बड़े राज्यों में सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो आपका केरला का है। किसका है? केरला का है 963। जबकि बड़े राज्यों में सबसे खराब जो स्थिति है लिंगानुपात के मामले में वो है पंजाब की 896। अभी तक यदि 2011 की जनगणना की बात करें तो उसके अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात तो केरल का था परंतु सबसे खराब लिंगानुपात हरियाणा का था। अभी ये जो रिपोर्ट आई इसके अनुसार बड़े राज्यों में केरला है और बड़े राज्यों में सबसे खराब स्थिति किसकी है? पंजाब की है। इसके अलावा यदि ओवरऑल आप देखेंगे मतलब छोटे बड़े राज्यों सबको मिला के देखें तो सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पे 1084 है लिंगानुपात। वहीं सबसे खराब लिंगानुपात वाला जो राज्य है सभी राज्यों में मिलाकर के मणिपुर है 757 मतलब 1000 बालकों पे 757 बालिकाएं। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात वाले राज्यों में यदि आपको क्रम लगाना हो तो इसमें अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद नागालैंड आता है, फिर मिजोरम आता है और फिर आपका चौथे नंबर पे केरल आता है और उसके बाद आपका कर्नाटक आता है। और वहीं कुछ अन्य की बात करें जैसे दिल्ली में लिंगानुपात 929 है, हरियाणा में 914 है मतलब हरियाणा का लिंगानुपात पहले 2011 की यदि जनगणना को देखेंगे तो वहाँ से यह बढ़ा हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी 952 दर्ज किया गया है। ये ऐसे राज्य रहे जहाँ लिंगानुपात बहुत खराब रहा है। इसके अलावा वर्ष 2018 में पंजीकृत जन्मों की जो संख्या है मतलब जो भी बच्चे जन्म लिए हैं इनकी जो संख्या रही है वो 2.33 करोड़ हो गई है। जबकि पिछले वर्ष जो ये कितनी थी? 2.21 करोड़ मतलब बच्चों के जन्म का पंजीकरण किया गया था। तो इस प्रकार से पिछले वर्ष से इस वर्ष बढ़ी है। और वहीं जन्म पंजीकरण का जो स्तर है वो वर्ष 2009 में जहाँ पे 81.3% था मतलब जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कितनों का पंजीकरण होता है तो 81.3% बच्चों का पंजीकरण होता था। वहीं 2018 में यह बढ़ करके जो है 89.3% हो गया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यह जो लिंगानुपात है इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। तो सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई हैं जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में योजना लगी। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री बाल मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, ये कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जिससे कि बालिकाओं की जो गर्भ में हत्या कर दी जाती है उसको कम किया जा सके और लिंगानुपात को सुधारा जा सके। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि महिला सशक्तिकरण हेतु जो योजनाएं और कानून हैं इनको लागू करते समय कौन सी चुनौतियां आती हैं। तो इनमें कुछ प्रमुख पॉइंट हैं जैसे कि योजनाओं और कानूनों के निरीक्षण और निगरानी करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का अभाव है देश में। इसके अलावा अपर्याप्त योग्य कर्मचारी जो कर्मचारी हैं वो इसके लिए
अच्छी तरीके से प्रशिक्षित नहीं होते हैं। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर यदि देखें, जो सलाहकार समितियां हैं उनका जो प्रदर्शन रहा वो काफ़ी खराब रहा है। साथ ही कानून और प्रक्रियाओं की जो समझ है वो लोगों को काफ़ी अपर्याप्त है। इसके अलावा लोगों के मध्य जागरूकता का अभाव है। साथ ही योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए जो बुनियादी ढांचा होना चाहिए वह भी काफ़ी सीमित है। आगे चलते हैं, अगला है राष्ट्रीय प्रेस दिवस के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। अब यह 16 नवंबर चुना क्यों गया? तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और भारतीय समाचार पत्रों एवं समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने तथा उनमें सुधार करने के लिए 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1966 को। यदि इसकी पृष्ठभूमि देखें तो वर्ष 1954 में गठित प्रथम प्रेस आयोग ने वर्ष 1956 में अपनी जब रिपोर्ट देते हैं तो इसमें भारत में पत्रकारिता की नैतिकता और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक समिति के गठन की बात की गई। और इसके 10 वर्षों के बाद अर्थात 1966 में भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। और वर्तमान में भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जस्टिस चंद्रमौली कुमार है। तो याद रखिएगा कौन है? जस्टिस चंद्रमौली कुमार हैं। और जो भारतीय प्रेस परिषद है यह जो एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, यह एक सांविधिक निकाय है। एक अधिनियम के माध्यम से इसको स्थापित किया गया। इसकी जो अध्यक्षता है वो सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। तो यहाँ याद रखिएगा, जो इसकी अध्यक्षता करेगा वो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। आगे बात करते हैं चंद्रावती के बारे में। तो 15 नवंबर 2020 को पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और हरियाणा की पहली महिला सांसद रही चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। चंद्रावती जो है ये हरियाणा की पहली महिला सांसद रही हैं और ये कब हुई थी? 1977 में हुई थी। जनता दल के मतलब टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ा था और हरियाणा की ये पहली महिला मंत्री थी। कब बनी थी? 1964 से 66 तक। और ये हरियाणा की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष थी। कब थी? कब से कब तक? 1982 से 1985 तक। इन्होंने जब पहली बार सांसदी जीता था, मतलब जो पहली महिला सांसद के रूप में जानी गई, तो ये 1977 में भिवानी निर्वाचन क्षेत्र से प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चौधरी बंसीलाल को इन्होंने हराया था और हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी थी। आगे बात कर लेते हैं बाल अधिकार सप्ताह के बारे में। तो राजस्थान में 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। तो 14 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर 2020 तक बाल अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है। तो ये पूछा जाए कि बाल अधिकार सप्ताह कौन सी राज्य सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है? तो राजस्थान की राज्य सरकार के द्वारा। और इसकी शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए 2 नई योजनाएं वात्सल्य और समर्थ शुरू की है। इसके अलावा जोधपुर में बच्चों के लिए कौशल विकास और परामर्श केंद्र का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। यह जो परामर्श केंद्र है ये आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिल करके कार्य करेंगे। आगे चलते हैं सौमित्र चटर्जी के बारे में। तो 15 नवंबर 2020 को प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता सौमित्र चटर्जी का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्मों में अपने कैरियर की शुरुआत जो है 1959 में सत्यजीत रे की फिल्म अपूर संसार के साथ की थी। और इनके मतलब सिनेमा में योगदान के लिए 2012 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से और वर्ष 2018 में फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।